स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राजपुरोहित। मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, खैरियत में होंगे और एक बहुत ही बढ़िया रिदम के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। हम राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से मैंने दो तीन पार्ट्स आपके साथ साझा किए। आज हम इस भाग में मानव रोग, अधीनस्थ बोर्ड ने सीईटी के सिलेबस में विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक मेंशन किया, मानव रोग, यानी ऑल ऑफ ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज है। उसके संदर्भ में पूछा जाता है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। मानव रोग में मैं आज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन साझा करूंगा वो है आनुवांशिक रोग, यानी आनुवांशिक जो विकार है उससे रिलेटेड हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, एक आनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता। कौन सा आनुवांशिक विकार है जिसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती? ऑप्शन फर्स्ट है हीमोफीलिया, ऑप्शन सेकंड है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन थर्ड है थैलीसीमिया, ऑप्शन फोर्थ है सिकल सेल एनीमिया। क्या जाएगा? 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर साझा करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्या आ जाएगा? चलो वेरी गुड, इसका आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जिसमें ब्लड की क्लोटिंग सामान्यतः नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति विशेष के कोई घाव लग जाए तो नॉर्मली 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती जाती है और जिसके अंदर ये हीमोफीलिया उसके मरने की भी संभावना हो सकती है। इसमें एक दो बढ़िया पॉइंट्स है कि हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये 3 ऐसे आनुवांशिक विकार है जो अपने आप में रक्त से रिलेटेड है। यदि ऐसा पूछा जाए कि निम्न में ऐसे कौन से आनुवांशिक विकार है जो रक्त से रिलेटेड है, तो हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। थैलीसीमिया में प्रॉपर्ली आरबीसी का उत्पादन नहीं होता, यानी रक्त की कमी होती है, या मैं कह सकता हूं एक प्रकार इसके संदर्भ में कि ये एक प्रकार के एनीमिया ही है। एनीमिया हम पढ़ते हैं, एनीमिया का मतलब क्या है? रक्त की कमी। सिकल सेल एनीमिया की बात करूं, इसमें आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है। नॉर्मली आरबीसी का आकार होता है बाइकॉनकेव, लेकिन जिनमें सिकल सेल एनीमिया है उसमें आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव से चेंज होकर हंसियाकार आकार का हो जाता है, यानी आरबीसी का जो आयतन है वो कम हो जाता है। नॉर्मली हमारे ब्लड में आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रॉपर्ली एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन का परिवहन करती है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया जिनमें होता है उनमें आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है और प्रॉपर्ली जितनी 4 ऑक्सीजन को ले जाना होता है वो आरबीसी काम नहीं कर पाती है। तो इसका आंसर था फर्स्ट, हीमोफीलिया। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया किस रोग के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिरोधी है? ये क्वेश्चन ओडिशा जेई 2008 में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब सिकल सेल एनीमिया जिनमें है वो किस रोग के प्रति प्रतिरोधी होंगे, यानी उनमें कौन सा रोग नहीं हो सकता? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या चिकन पॉक्स? अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए। चलो इसका आंसर है मलेरिया। क्या आंसर है? मलेरिया। वो कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार बदल जाता है, प्रॉपर्ली जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है, जिसमें से आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन है वो कम हो जाता है। अब देखो मलेरिया में क्या होता है, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से उसके मुख में या लार में जो प्लाज्मोडियम होते वो आरबीसी में आते या हमारे रक्त में आते और उनका परिपक्वन इस आरबीसी में होता है। अब मैं कह रहा हूं आरबीसी का आकार चेंज हो गया, आयतन कम हो गया, यानी उन प्लाज्मोडियम को रहने के लिए प्रॉपर्ली स्थान नहीं मिल रहा है। इसका मतलब उनको स्थान प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा तो वो अपनी जो एक्टिविटी है उनको पूरा नहीं कर पाएंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब उनमें मलेरिया नहीं होगा। एक और बढ़िया चीज है, आप साउथ अफ्रीकन क्षेत्र में जाओ, वहां पे क्या मच्छरों की तादाद अपने आप में ज्यादा है, तो प्रकृति ने उन जनसंख्या में
प्रॉपर्ली अपने आप में सिकल सेल एनीमिया डाल दिया है। क्यों डाला? क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी को अपने आप में उत्परिवर्तित, या मैं कह सकता हूं कि इवोलाइट कर दिया है, यानी उद्विकासित कर दिया है, जिसके कारण जिनमें उनमें प्रॉपर्ली हर किसी में सिकल सेल एनीमिया होता है। अब सिकल सेल एनीमिया जिनमें होगा उनमें मलेरिया नहीं होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिकल सेल एनीमिया हो गया वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मलेरिया यदि कंटिन्यू रहता है तो एक संभावना बनती है कि यदि ये हाई फेज में चला जाता है तो संभावना रहती है कि व्यक्ति विशेष मर भी सकता है। लेकिन उनकी बॉडी इस प्रकार चेंज हो जाती है कि सिकल सेल एनीमिया उनमें हो जाता है। कहां? साउथ अफ्रीकन क्षेत्र, जहां पे मच्छर ज्यादा है। लेकिन जब उनमें सिकल सेल एनीमिया होगा तो उनमें मलेरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरबीसी का आकार, अभी चीजें मैंने साझा की। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, यानी आनुवांशिक विकार जो डाउन सिंड्रोम है उसका क्या कारण है? यह आरएस प्री 1999 में पूछा गया और ऐसा ही क्वेश्चन आरएस प्री 2018 में पूछा गया। भाई डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, या आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। क्या जाएगा आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर साझा करें। चलो, इसका आंसर है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। यह संख्या, संरचना नहीं, संख्या देखनी, स्ट्रक्चर नहीं, नंबर देखने आप। नॉर्मली डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र की एक प्रतिलिपि बन जाती है, एक प्रतिलिपि बढ़ जाती है, यानी उसकी संख्या बढ़ गई, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है डाउन सिंड्रोम। लैंडम डाउन ने इसकी खोज की। यदि हम इससे रिलेटेड पेशेंट को देखें तो छोटे बच्चे का हाइट अपने आप में कम होगी, मुंह गोल होगा, जीभ बाहर रहती है, मुंह खुला रहता है, और हृदय भी इसका कमजोर होता है। वो सिंड्रोम का मतलब क्या? हम कहीं भी पढ़ते हैं सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समुच्चय। भले आप डाउन पढ़ो, भले क्लाइनफेल्टर पढ़ो, भले आप टर्नर पढ़ो, मतलब सिंड्रोम ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 3 4 रोग एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका आंसर जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? पीएसआई 2007, एसआई 2007 नाम सुना? अभी आपने वैसे एसआई 2022 से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे फनी क्लिप्स देखे होंगे। बहुत सारी मोहतरमा को पूछा जा रहा है कि यदि आप एसआई बनती है तो आप कैसे टैकल करोगे इन गुनहगारों को, या किसी को पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है, आप जिस राज्य से बिलोंग करती है उसमें कितने जिले हैं। मुझे हंसी आती है कि उनको वो भी आंसर नहीं आ रहे। आप समझ जाओ कि वो वहां तक कैसे पहुंचे हैं। फिर भी वो फनी क्लिप से मैंने 2-3 बार देखी, और मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले हर कोई उनको देख चुके हैं। इंटरव्यू उनके लिए है एक बड़ी संस्थान ने। चलो, अब इसका आंसर बताओ, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? पता ही, सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा वर्णांगता, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। हाँ या ना? इसमें क्या होता है वर्णांगता में? बेसिकली ये अपने आप में एक एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। ये पूछी जाती है कि लिंग गुणसूत्र से रिलेटेड है या ऑटोसोमल से रिलेटेड है। जो वर्णांगता है ये है एक्स संलग्न अप्रभावी रोग। इस वर्णांगता में क्या होता है, जिनमें ये होता है वो लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, विभेद नहीं कर पाते। यानी वो ऐसे नहीं बोल सकते कि ये लाल है ये हरा, वो कंफ्यूज हो जाते। तो वर्णांगता पहली चीज ध्यान रखोगे, एक्स संलग्न अप्रभावी है, लाल व हरे रंग में इनमें कोई विशेष प्रकार का हम विभेदन नहीं कर सकते, एक आनुवांशिक रोग है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य में 44+XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो है
स्टेनोग्राफर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। यानी कौन सा सिंड्रोम है जिनमें ये स्थिति होती है? बताओ। टर्नर का सिंड्रोम, डाउन का सिंड्रोम, जैकब का सिंड्रोम, मंगोलियन सिंड्रोम। डाउन का तो है नहीं क्योंकि 21वें गुणसूत्र की एक प्रतिलिपि बढ़ने के कारण है, तो इन तीनों में क्या जाएगा? चलो बताओ। चलो वेरी गुड, आंसर दो, कमेंट बॉक्स में साझा करो क्या जाएगा। चलो इसका आंसर है टर्नर का सिंड्रोम यानी टर्नर सिंड्रोम। देखो बेसिकली होता क्या, हमारे मनुष्य की हमारी बात करें, हमारे अंदर 44 प्लस XY या 44 प्लस XX ये स्थिति होती है गुणसूत्रों की। 44 प्लस XY मेल यानी नर होगा और 44 प्लस XS यानी फीमेल यानी मादा। अब देखो कभी कभार क्या होता है, फीमेल में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, ये O अपने आप में 0 को दर्शा रहा है, इसका मतलब उनमें कंडीशन क्या हो जाती है, 44 प्लस XO, 44 प्लस XO। 44 प्लस XO का मतलब जो 44 2 46 गुणसूत्र थे वो कम हो गए, अब टोटल कितने गुणसूत्र है? 45। कितने गुणसूत्र हो गए? 45। 45 गुणसूत्र या ये वाली स्थिति होती है, ये महिलाओं में या स्त्रियों में एक नई कंडीशन पैदा करती है जो है अपने आप में सिंड्रोम, और उस सिंड्रोम को हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये पूछा जाता बार बार, तो ध्यान रखना, टर्नर सिंड्रोम में ये वाली स्थिति होती है। होती किसमें? फीमेल यानी मादाओं में। ये सिंड्रोम मादा या स्त्रियों में ये होता है। आया समझ में? चलो और भी कैरेक्टर हम देखो, एक X गुणसूत्र कम हो गया, इसका मतलब प्रॉपर्ली उसमें मादा जैसे कैरेक्टर नहीं होंगे, यानी न तो उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होगा और वो बांध या मैं कह सकता हूं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गायनोकोमेस्टिया क्या है? ये SSC में पूछा गया। गायनोकोमेस्टिया, ऑप्शन फर्स्ट, महिलाओं का बढ़ा हुआ कद, महिलाओं में अतिरिक्त उंगली विकास विकसित होना। थर्ड है पुरुषों में स्तनों का विकास होना, या पुरुषों में कानों पर बाल आना। क्या है गायनोकोमेस्टिया? क्या जाएगा बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करो क्या आंसर जाएगा इसका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ, मैं समझा रहा हूं। इसका आंसर है पुरुषों में स्तनों का विकास होना। बाकायदा है, क्लास 12 की NCERT बोलती है। अब वो है क्या, वो मैं समझा रहा हूं। एक सिंड्रोम होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखो, मैं यदि किसी पुरुष की बात करूं, सीधी बात है 44 प्लस XY, हाँ या ना? 44 यानी 22 जोड़े ऑटोसोमल और एक लिंग यानी सेक्स क्रोमोसोम। अब पुरुषों में कभी कभार क्या होता है कि जो XY कंडीशन है इसमें एक और X अतिरिक्त आ जाता है, यानी XXY की स्थिति पैदा हो जाती। जो 44 2 46 थे उसकी जगह अब गुणसूत्र कितने हो गए? 47, एक बढ़ गया। टर्नर 44 प्लस XO, एक गुणसूत्र कम होता है स्त्रियों में। नर में ये होता है क्लाइनफेल्टर, यानी एक X गुणसूत्र ज्यादा आ गया, तो टोटल 44 45 46 47 क्रोमोसोम हो गए। अब पुरुषों में ये वाली कंडीशन पैदा होती है, उसे बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और इसमें एक रोग होता है जिसे हम बोलते गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया में क्या होता है? पुरुष में मादा जैसे कैरेक्टर आना, यानी बाहर से दिख तो रहा है एक लड़का, लेकिन उसमें अधिकांश ऐसे कैरेक्टर पैदा हो गए कि वो लड़की के समान है। उसकी आवाज का चेंज होना, स्तनों का विकास होना, यही तो है स्तनों का विकास होना। तौर तरीका भी उसके जैसा, खास करके द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होना। इसका मतलब जिनमें गायनोकोमेस्टिया है वो बच्चा पैदा करने में भी असमर्थ। तो ये वाली कंडीशन आई समझ में? ये पूछा जाता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सी स्थिति होती है? X 44 प्लस XXY, टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। हमारे अंदर होते कितने? 46। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन है, गायनीकोमेस्टिया किसका लक्षण है? अभी मैंने साझा किया है, किसका है? डाउन, सार्स, टर्नर या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? वेरी गुड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अभी आपने सर बताया। चलो आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन। मनुष्य में जैकब सिंड्रोम के गुणसूत्रीय रचना क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है क्या जाएगा आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? जैकब सिंड्रोम जिनमें है उनमें गुणसूत्रीय रचना क्या होगी? 44 प्लस XO, 44 प्लस XXY, 44 प्लस XYY, 45 प्लस XY, क्या जाएगी?
फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, बताइए बताइए बताइए, साझा कीजिए उत्तर। सिंपली बात है कि सर पहला 44 प्लस एक्सो ये तो होता है टर्नर सिंड्रोम, अभी तो बताया, यानी ये वाला तो नहीं जाएगा। सेकंड 44 प्लस एक्स एक्स वाई ये तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अभी बताया। थर्ड है 44 प्लस एक्स वाई वाई, ये वाली कंडीशन होती है जैकब सिंड्रोम में, ये वाली कंडीशन होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आया समझ में? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम होते हैं या एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त है उसमें क्या स्थिति होगी, अभी बताया टर्नर सिंड्रोम क्या जाएगा 44 प्लस एक्स ओ, किसमें जा रहा है 44 ऑटोसोमल, एक एक्स की कमी इसलिए एक्सो, तो ये वाला चला जाएगा डी 44 ऑटोसोम प्लस एक्सो, ये वाली स्थिति यानी डी आंसर। अरे आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, माता वर्णांग तथा पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांगता का रोग होगा। ये क्वेश्चन आया स्टेनोग्राफर 2013। मैं अच्छा मान सकता हूं क्योंकि साइंस वाले बच्चे कर लेंगे, लेकिन आर्ट्स या कॉमर्स वर्ग के बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, किसमें बायोलॉजी में हम मैथ का यूज करें, क्या जाएगा इसका। चलो मैं समझा रहा, इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा। देखो वर्णांगता मैंने अभी बताया आपको, एक्स संलग्न अप्रभावी, यानी इसके जो जीन होंगे वो किसके ऊपर होंगे, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। चलो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके जीन होंगे जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब मैं क्या, माता वर्णांग यानी एक स्त्री है एक्स एक्स, हाँ या ना। देखो कभी भी रोग कितने बच्चों में होगा, कितनी बच्चियों में होगा, ले जाने का काम करेंगे उनके गुणसूत्र। जो रोग लिंग से रिलेटेड है, यानी लिंग संलग्न प्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी, उसको तो लिंग क्रोमोसोम के थ्रू समझेंगे। जो ऑटोसोमल है वो तो डायरेक्टली अपन समझ जाएंगे, या उसको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम के भी यहां पे समझेंगे। अब वर्णांगता क्या है, मैंने बोला लिंग संलग्न है, कौन सा, एक्स संलग्न अप्रभावी। अब देखो ये है स्थिति माता की, और एक स्थिति आती है एक्स वाई, ये पिता की। माता वर्णांग है, माता वर्णांग मतलब उनके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वर्णांगता का जीन पाया जाता है, ये स्थिति। अब देखो मैं इसे बोल के आ रहा हूं एक्स संलग्न अप्रभावी। एक्स संलग्न अप्रभावी का मतलब है यदि माता में यदि एक एक्स के ऊपर वर्णांगता का जीन है तो वो माता वाहक होगी उसकी, उस रोग की। उसमें रोग नहीं है, रोग कब होगा, जब दोनों एक्स के ऊपर होगा। मादा में दोनों एक्स है तो दोनों के ऊपर यदि कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांगता का जीन होगा तो उसमें वो रोग है, वरना नहीं है। एक में नहीं, नर में तो सिर्फ एक एक्स है, यदि एक के ऊपर आ जाएगा तो उसमें रोग हो जाएगा। यदि तीन है एक्स तो तीनों के ऊपर आना जरूरी है, यदि किसी में चार एक्स है तो चारों के ऊपर आना जरूरी है, जब यदि किसी में एक है तो एक में आएगा तो हो जाएगा। तो माता में दो, हाँ या ना। अब देखो ये स्थिति है माता की, यानी माता वर्णांग है। अब इसके हस्बैंड यानी ये क्या है, सामान्य, इनके अंदर किसी भी प्रकार की वर्णांगता नहीं है, इन दोनों के मध्य क्रॉस होता है, यानी इनके बच्चे जो पैदा होंगे उसकी क्या स्थिति होगी। सीधी बात है, पहले इसे हम युग्मक बनाते हैं, इसका बनेगा एक्स सी एक्स सी, अरे हाँ या ना। इसके युग्मक क्या बनेंगे, एक्स वाई अलग अलग। अब क्रॉस करार इसका इससे करार है, यानी एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, फिर इसका इससे क्रॉस करार है एक्स वाई, एक्स सी वाई, फिर इसका इससे करार है एक्स सी एक्स, फिर इसका इससे करार है यानी एक्स सी वाई। यानी मैं कह रहा हूं इन दोनों से चार संतानें पैदा हुई, जिसमें से एक्स सी एक्स ये लड़की है, एक्स सी वाई ये लड़का है, एक्स सी एक्स ये लड़की है, एक्स सी वाई ये लड़का है। इसका मतलब हमें लड़कियों की बात नहीं करनी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनसे उत्पन्न लड़कों में वर्णांगता कितनी होगी। दो बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों की स्थिति ये है एक्स सी वाई एक्स सी वाई, यानी दोनों लड़कों में वर्णांगता है। इसका मतलब जो बच्चे टोटल है उनमें सब में वर्णांगता है। टोटल का मतलब 100% बच्चों में वर्णांगता है। तो लड़कों का पूछा तो क्या चला जाएगा 100%। अच्छा क्वेश्चन। यदि लड़कियों का पूछा तो एक्स सी एस एक्स सी एक्स, मतलब वर्णांगता का जीन है लेकिन दोनों एक्स गुणसूत्र के ऊपर नहीं है। इसका मतलब दोनों लड़कियां इस रोग की वाहक होगी, उनमें वर्णांगता पूर्ण रूप से नहीं है। आया समझ में? इसका आंसर ये। अच्छा क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया रोग का कारण है
यानी सिकल सेल एनीमिया होता है, उसका कारण क्या वो आपको साझा करना है। क्या जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला के षष्ठ स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन। सेकंड है हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठवें स्थापन ग्लूटामिक अम्ल के द्वारा वेलिन का स्थापन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच दिए हुए ये क्वेश्चन पूछेगी केरला पीएमटी, केरला सीईटी और एएफएमसी। क्या आंसर जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई जी। एनसीईआरटी क्लास 12 बाकायदा इसके बारे में जिक्र करती है। चलो मैं समझा रहा हूं यहां। देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, ये 4 उप इकाइयों से बना होता है। इसकी 2 उप इकाइयां होती हैं अल्फा और 2 होती है इसकी बीटा। 4 उप इकाइयां होती है, इस कारण एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन को ले जाता है, एक एक पकड़ के अपने आप में। अब सिकल सेल एनीमिया मैंने क्या बोला, आरबीसी का आकार बदल जाता है और हीमोग्लोबिन किसमें होती है? आरबीसी के अंदर तो होती है। अब इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, बीटा कितनी होती है? 2 होती है। किसी एक बीटा संरचना में ग्लूटामिक अम्ल है, ग्लूटामिक अम्ल, इसका कोई दूसरा एमिनो अम्ल आता है जो उसको हटा के उसकी जगह बैठ जाता है, यानी ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा संरचना में 6वें स्थान पर स्थान एमिनो अम्ल के कोई पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें ऐसे कंटिन्यू बैठे होंगे। हीमोग्लोबिन की बीटा संरचना में 6वें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल को हटा देता है कौन? वेलिन। यह है एमिनो एसिड के बिहार पर। यदि मैं कोडोन के बिहार पे कहूं तो GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कोडोन में देखूं तो GAG को हटा देगा GUG, यदि कोडोन की बिहार पर पूछा जाए। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, इसमें तो एमिनो अम्ल है। अब एमिनो अम्ल कौन है? ग्लूटामिक अम्ल को हटा देगा वेलिन। वो कौन सा? अब देखो, पहला है बीटा श्रृंखला। हीमोग्लोबिन की अल्फा नहीं है, बीटा हो सकता है, अल्फा नहीं है, बीटा हो सकता है, अल्फा नहीं है। इसका मतलब इन 2 ऑप्शन में से एक होगा। अब कौन सा है? हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6वें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के द्वारा वेलिन का प्रतिस्थापन। यहां अगला है हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6वें स्थान पर वेलिन के द्वारा ग्लूटामिक अम्ल का प्रतिस्थापन। यस, मैंने अभी बोला कि ग्लूटामिक अम्ल को हटा देता है, कौन हटाता है? वेलिन हटाता है। इसका आंसर चला जाएगा डी। अरे आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया है कौन सा रोग है? मैंने अभी बताया आनुवंशिक विकार में हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं जो ऑटोसोमल गुणसूत्र के कारण होते हैं, कुछ ऐसे पढ़ते हैं जो लिंग गुणसूत्र के कारण होते हैं। और जो सिकल सेल एनीमिया है ये अपने आप में एक ऑटोसोमल, ध्यान रखना, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। प्रभावी भी नहीं है, अप्रभावी रोग है, ये ध्यान रखना है सिकल सेल एनीमिया। अरे आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आंसर चला जाएगा सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी वंशागति। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मनुष्यों में मोनोसोमिक अवस्था यानी XO के द्वारा प्रदर्शित होती है, जिसके कारण निम्न में से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? मतलब ये वाली स्थिति 44 प्लस XO, ये तो बार बार पूछा गया, कौन सा है? सीधी बात है, हमने बार बार डिस्कस किया है, टर्नर सिंड्रोम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। टर्नर सिंड्रोम का संबंध किसमें या सॉरी किससे है? टर्नर सिंड्रोम किसमें पाया जाता है? स्त्री में, पुरुष में, पौधों में, स्त्री पुरुष दोनों में? क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? क्या जाएगा? आंसर दो, कमेंट बॉक्स में साझा करो किन में पाया जाएगा। वेरी गुड। स्त्री में मैंने अभी पूछा कि बताया आपको 44 प्लस XO स्थिति होती है स्त्रियों में 44 प्लस XX, लेकिन एक X गुणसूत्र की कमी, तो ये हो जाता है जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम हो जाता है स्त्रियों में। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुणसूत्र की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया, यानी हमें मैच करना है कौन से गुणसूत्र की संख्या में भिन्नता से कौन सा सिंड्रोम हो रहा है। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक जना मैच हो जाए तो बाकी कभी कभार बैठ जाता। क्या जाएगा? चलो बताओ, सोचो सोचो सोचो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? क्या जाएगा? चलो बाकी आपको
पटाउ सिंड्रोम एडवर्ड का पता न हो, लेकिन हमने अभी क्या सुना कि 21वें गुणसूत्र की एक प्रतिलिपि के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। यानी सी का फर्स्ट है, सी देखो, सी का फर्स्ट इसमें है, इसमें थर्ड है, इसमें सेकंड है, इसमें थर्ड है। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन चले गए, ऑप्शन पहला हो गया। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बैठ जाते हैं, हम डरते हैं कि यार लंबा चौड़ा है, कैसे होगा क्या नहीं होगा। ये सिंपल है क्वेश्चन, ये मैच मिलाने वाले आसान है। इसका मतलब ए का सेकंड हो जाएगा। यानी 13वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि बढ़ने के कारण पटाउ सिंड्रोम होता है, 18वें के बढ़ने के कारण एडवर्ड सिंड्रोम होता है, और 21वें के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। ये आज कुछ क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। जो आपके रिलेटिव आर्ट्स फील्ड से या कॉमर्स फील्ड से है, आप उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो नहीं। यदि आपको चीज़ें बाकायदा पसंद आ रही तो आप ज़रूर आगे साझा करें। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई करें। बी पॉजिटिव, गुड लक।